हेलो दोस्तों, आज कुछ यांत्रिकी कुछ सवाल को देखेंगे जो विगत कुछ स्टेट पीसीएस में सवाल पूछे जा चुके हैं। जैसे यांत्रिकी का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अगर गुरुत्व के कारण अनुभव होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वो रखी जाती है तो। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह के आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इस कारण उपग्रह में स्थित व्यक्ति या वस्तु का भारहीनता का अनुभव करती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी आती है, क्योंकि प्रभावी द्रव्यमान का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर प्रभावी द्रव्यमान शून्य हो जाता है, जिससे वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है और वस्तु भारहीन हो जाती है। अगला सवाल है, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर एक डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर होगा। इसका ऑप्शन दिया है, केंद्र से दूर जाएगा, केंद्र की तरफ जाएगा, एक स्पर्श रेखा का अनुदिश चलेगा और रुक जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब पत्थर एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है तो पत्थर पर वृत्त के केंद्र की दिशा में एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के दौरान किसी भी बिंदु पर कोण या वेग उस बिंदु का स्पर्श रेखा का अनुदिश गति की दिशा में होता है, अतः उपयुक्त डोरी के टूटने पर पत्थर उस बिंदु का स्पर्श रेखा का अनुदिश गति करेगा। अगला सवाल है, एक क्रिकेट मैच में त्रिगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित क्षेत्र रक्षक अपने हाथों में त्रिगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। ये क्रिया क्या निरूपित करती है? ऑप्शन न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऑप्शन बी, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। आइए समझते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बाह्य बल के समानुपाती होती है। इसका उदाहरण में देख लीजिए, क्रिकेट से खेल के क्षेत्र में रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए दिखाई पड़ता है, क्योंकि इससे गेंद की विरामावस्था में आने में लगे समय में वृद्धि हो जाती है और गेंद द्वारा हाथों पर लगाए गए बल का मान कम हो जाता है। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्क्रीन तथा ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो पूछा गया हुआ है, जब कोई बंदूक दागी जाती है तो प्रतिक्षिप्त होती है, अर्थात वो गोली के वेग की तुलना में काफ़ी कम वेग से पीछे धक्का देती है। प्रतिक्षिप्त होती बंदूक का वेग कम होता है, क्योंकि बंदूक की गोली की तुलना में अधिक भारी होता है। इसका आंसर क्या दिया है? दोनों कथन विशिष्ट है, सत्य है, और कथन एक का सही स्पष्टीकरण। इसका व्याख्या देखें। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। उदाहरण के लिए है, जब बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो गोली चलाने वालों को पीछे की ओर झटका लगता है। वस्तुतः जितने बल से गोली आगे जाती है, प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक में भी उतने ही बल पीछे से जाती है। हालांकि बंदूक द्रव्यमान गोली द्रव्यमान की तुलना में अधिक है, अतः संवेग संरक्षण सिद्धांत बंदूक का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। रॉकेट की गति इससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास का प्रतिक्रिया होती है। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वीय बल की वैधता और चुंबकीय बलों की भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, गुरुत्वीय बल अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होता है। गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी होते हैं। तो ऑप्शन सी है, गुरुत्वीय बल का परास बहुत कम होता है। ऑप्शन डी है, गुरुत्वीय बल एक दीर्घ पारसी बल है, जबकि अन्य दोनों का लघु परास बल है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए,
गुरुत्वीय बल दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। वहीं विद्युत और चुंबकीय बल के आवेशों एवं चुंबक द्वारा उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव आकर्षी होती है। वहीं विद्युत एवं चुंबकीय बल की आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति में हो सकते हैं। गुरुत्वीय बल चुंबकीय बलों की अपेक्षा कमजोर होता है। अगला सवाल, कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम से विरुद्ध है? ऑप्शन बी है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है यार। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षित है, अर्थात न तो इसका निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश। उन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध निम्नलिखित संबंधों पर प्रदर्शित किया जाता है। E = mc²। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। निम्नलिखित में किसका संहति केंद्र वस्तु के बराबर होता है? शील्डिंग वाला संहति केंद्र की इसका व्याख्या देख लेते हैं। वह बिंदु जो किसी पिंड में वितरित द्रव्यमान को मध्य प्रदर्शित करे, संहति करे, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसके संहति केंद्र पर स्थित माना जाता है। रिंग वाले द्रव्यमान वाले केंद्र पर स्थित होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र वाले से बाहर होगा। एक व्यक्ति किसी घर्षण से क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी पर आगे कैसे बढ़ सकता है? इसका व्याख्या दिया, यदि व्यक्ति घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है तो वह छींक कर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गति के तृतीय नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। अतः जब व्यक्ति छींकता है तो एक बल लगता है। इसी बल की प्रतिक्रिया के कारण लगने वाले बल व्यक्ति से दूरी तय करता है। वस्तुतः घर्षण रहित धरातल पर व्यक्ति जब कूद कर, दौड़ कर, लौट कर दूरी तय नहीं करता है, क्योंकि घर्षण रहित धरातल पर धरातल द्वारा प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पिंड की किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है और देखा गया कि इस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण और सेकेंड ऑप्शन है पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया। गति के नियम के तीसरे अनुसार नेट परिणामी बल शून्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड गति के लिए कहा जा सकता है? इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। पिंड स्थिर वेग से चलेगा। समतल पृष्ठ के घर्षण रहित होने के कारण पिंड पर कोई भी मंदक बल कार्य नहीं करेगा, पिंड स्थिर वेग से गति करेगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति के से गतिमान कणों पर न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होता? ऑप्शन ए प्रकाश। इसकी बहुत सारी व्याख्या हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक निम्न घनत्व हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाले गैस के शीतलन से बोस-आइंस्टीन कंडेंसर संगति BC बनते हैं। इसे क्या माना जाता है? ऑप्शन डी द्रव की पांचवी अवस्था। बोस-आइंस्टीन, इसकी व्याख्या है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। समान वायु के घनत्व में 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत कम तापमान ठंडा करने BC प्राप्त होता है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने BC से कुछ गणनाएं की थी। वस्तुतः ठोस एवं द्रव से प्लाज्मा चौथी अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त एवं उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो क्या अगला कथन है, भूपृष्ठ की ऊंचाई से वृद्धि के साथ गुरुत्वीय त्वरण में ह्रास होता है। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्रों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ऑप्शन है दोनों कथन अस्पष्ट सत्य, कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका व्याख्या यही आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, बर्नौली सिद्धांत में किस पर एक नियम आधारित है? डी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बर्नौली सिद्धांत में जब कोई द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेखीय प्रवाह गति करता है तो इस द्रव में प्रत्येक बिंदु एकांकी आयतन एकांकी द्रव्यमान कुल ऊर्जा के स्थिर माना जाता है। इसके साथ ही द्रव के मार्ग पर प्रत्येक बिंदु एकांकी आयतन ऊर्जा दाब स्थिति ऊर्जा योग नीति इसे निम्न से प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल, लालटेन के बत्ती की रोशनी की तेरह किसके कारण ऊपर उठती है? बत्ती में आंसर है कि बत्ती की केशिका क्रिया के द्वारा। ऑप्शन केशिकत्व। केशी की नली में द्रव में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतारने की घटना केशिकत्व कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्वारा ऊपर नीचे चढ़ता है। केशिकत्व के व्यवहारिक उदाहरण है लालटेन में बत्ती केरोसिन के तल के ऊपर चढ़ना या मोमबत्ती के ऊपर चढ़ना। पौधे में जल का जड़ से अन्य भागों में पहुंचने का केशिकत्व सहयोगी है। निम्नलिखित में कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए, यह वर्षा का लगभग गोलाकार बूंद
केशिकीय उन्नयन, साबुन तथा डिटर्जेंट द्वारा मल को दूर होना, किसी द्रव का प्रभाव होना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव इस द्रव को स्वतंत्र पृष्ठ अतिरिक्त ऊर्जा। यह द्रव अन्य किसी पदार्थ के बीच अंतः पृष्ठ के तल पर प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बदलता है। यह द्रव को पृष्ठ ये पृष्ठीय ऊर्जा का मान रखने के लिए वर्षा के गोलाकार होती है, क्योंकि गोल आकृति का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। किसी भी पतली नली के गुरुत्व विरुद्ध जल के ऊपर चढ़ना केशिकीय उन्नयन कहलाता है। यह तथा द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। कपड़ों पर लगे मैल जल के मध्य अधिक पृष्ठ तनाव के कारण संपर्क क्षेत्र बहुत कम होता है, जिसके कारण बॉल इसे साफ नहीं कर पाता है। इसी समस्या का समाधान के लिए साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट का एक सिरा जल को आकर्षित होता है, दूसरा सिरा तेल को आकर्षित होता है। फलस्वरूप पृष्ठ तनाव में कमी आती है, कपड़ा साफ हो जाता है। किसी द्रव या गैस का प्रभाव इसका भौतिक गुण है, जो अनेक मध्य के लगने वाले आकर्षण बल की प्रबलता इनके मध्यवर्ती स्थान पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया हुआ है। जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा एक होता है। इसका ऑप्शन आंसर दिया ऑप्शन बी। इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसकी आइए व्याख्या देखते हैं क्या क्या है। किसी वस्तु के गुरुत्व के विरुद्ध उठाने में किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जब किसी झूले की निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उठाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तथा जब झूला ऊपर नीचे आता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, तथा यही कमी झूले की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार झूला नीचे से ऊपर जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है। यही कमी स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार झूले की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव समान होता है। अगला सवाल है ये देखते हैं। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन बी उच्च वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी उच्च जल दाब, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उच्च जल दाब। गोताखोर गोता लगाते समय अपनी पानी में गहराई में चला जाता है जहाँ पानी का उच्च दाब होता है। इसी कारण गोताखोर का कान पर्दा क्षतिग्रस्त हो सकता है। वस्तुतः द्रव द्वारा उत्पन्न दाब द्रव ऊंचाई इसके घनत्व के समानुपाती होता है। चलिए अगला सवाल। एक पीतल गेंद एक पतले तार से बंधी है, उसे इस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है कि एक समान गति क्षैतिज में घूमती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। इसका आंसर डी दिया 2 और 4 है। जैसे गेंद नियत चाल से गति करती है, 4 गेंद त्वरण का परिमाण में नीति है। इसका व्याख्या देखिए। जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु को वृत्ताकार पथ में बनाए रखने के लिए किसी वस्तु पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है। प्रश्नों में दी गई कि एक गेंद एक समान गति से क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो गेंद चाल समान होगी, लेकिन वेग की दिशा निरंतर परिवर्तित होने के कारण गेंद का वेग निरंतर बदलता रहेगा। एक समान क्षैतिज वृत्तीय पथ में गतिशील होने के कारण गेंद पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल परिमाण समान होगा। फलस्वरूप त्वरण का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण भी निरंतर बदलता रहेगा। अगला सवाल है। कोई 70 केजी के भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी 0। लिफ्ट से नीचे जाते समय किसी केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा, क्योंकि भार प्रतिक्रिया बल का परिणाम होता है तथा मुक्त पतन के कारण व्यक्ति द्वारा मशीन लगाया जाए तो बल 0 होगा, अतः प्रतिक्रिया बल का मान भी 0 होगा। अगला सवाल पूछा गया हुआ है। कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिएगा ऑप्शन ए दिया गया हुआ है। इसका आंसर ये है। तीक्ष्ण वक्र की तुलना में मंद वक्र के लिए अभिकेंद्र त्वरण कम होता है। एक सवाल और है, नया सवाल है। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में तोला जाए तो
में लिए गए भार की तुलना में उसके भार का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका वृद्धि होगी, कमी होगी, एकदम बना रहेगा, वृद्धि पूर्वानुमान किया जाएगा। ऑप्शन बी कमी होगी। देखिए अगला सवाल है, किसी दोलन किसी यदि किसी दोलायमान लोलक का आवर्तकाल टी है तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है, समय टी के साथ गति बार सिर्फ एक बार घटित होती है। टी वह न्यूनतम समय है जिसके बाद गति फिर घटित होती है। एन टी के बाद गति फिर घटित होती है जहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन ए केवल छोटे कणीय विस्थापनों के लिए टी वही समान बना रहता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका दिया हुआ है। अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित किस एक का जरूरत अधिकतम है। एक परमाणु का, एक अणु का, 1 रुपये के सिक्के का, क्रिकेट की एक गेंद का। बहुत ही शानदार सवाल है। इसका ऑप्शन आंसर डी दिए हुए है, क्रिकेट की एक गेंद का। जरूरत तो किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी स्थित अवस्था में बनी रहती है, अतः परिवर्तन का विरोध जरूरत है। जरूरत का माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु जरूरत का अधिक, हल्की वस्तु की जरूरत से कम होना। अगला सवाल है, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी, यह हमारे विश्व पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। खैर खगोलीय पिंडों का द्रव्यमान अधिक होता है तो यह बल इसके मत प्रभावी होते हैं। परमाणुओं का द्रव्यमान नगण्य होता है, फलतः लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल भी नगण्य होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसलिए ये विश्व के पिंडों में सभी युग्मों के लिए एक समान नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया हुआ है पीसीएस में यार। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। ऑप्शन ए है इसका दिया केवल पिंड के द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी दिया हुआ केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व पर। ऑप्शन सी दिए हुए पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन डी दिए हुए केवल पिंड और द्रव्यमान और आकार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसलिए इसकी व्याख्या देखते क्या दिया हुआ है। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। इस बल का मान वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव को भार के बराबर होता है। अगला क्या दिए हुए, यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के भार से कम होगा या वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु का भार एक समान मात्रा में जल से विस्थापित करेगी और तैरेगी। देखिए अगला सवाल क्या पूछे हुए, एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, तरल के सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। दाब भित्तियों पर पड़ता है, दाब तरल के हर जगह रहता है। तो इसका राइट आंसर है 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यों में अणुओं द्वारा पात्र की दीवारें अथवा तली के प्रति एकांकी क्षेत्र पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण लगने वाले द्रव के सतह बिंदु गहराई द्रव के घनत्व गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के बराबर होता है। दाब बराबर एच इंटू डी इंटू जी है। अतः स्पष्ट है कि द्रव के प्रत्येक स्थान पर दाब लगता है तथा समान क्षैतिज तलों के बिंदुओं को समान गहराई वाला स्थित बिंदु दाब समान रखता है। अगला सवाल है, 2 समरूप ठोस टुकड़े, एक स्वर्ण का दूसरा चांदी का, जो पानी में पूरी तरह डूबे जाते हैं, एक समान बराबर भार दर्शाते, वायु में तौले जाने पर स्वर्ण घनत्व चांदी घनत्व से अधिक है। शानदार और बहुत कमाल का सवाल पूछे हुए हैं यार। देखिए इसका क्या है, ऑप्शन दिए हुए है स्वर्ण के टुकड़ों का भार अधिक होगा। अरे कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। चांदी के टुकड़ों का भार अधिक होगा, चांदी तथा स्वर्ण के टुकड़ों का भार बराबर होगा, तुलना उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करो। इसका आंसर दिया है बी, चांदी के टुकड़ों का भार अधिक होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। दिए के स्वर्ण और चांदी के टुकड़े को वायु में तोलने पर चांदी का टुकड़ा अधिक भारी होगा। वस्तुतः द्रव में डूबने पर किसी वस्तु को विस्थापित द्रव का भार वस्तु का उत्प्लावन बल के ऊपर की ओर लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु का भार द्रव उतना ही कम हो जाता है। अतः जब दोनों टुकड़ों को जल में डुबाया जाता है तो चांदी के टुकड़े द्वारा अधिक जल विस्थापित होगा, क्योंकि चांदी का घनत्व स्वर्ण के घनत्व से कम होता है तथा भार अधिक होता है, जिससे चांदी के टुकड़ा का आयतन अधिक होगा और जल के टुकड़ों का भार समान होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही
कमाल का। विरामावस्था में आरंभ करके एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 100 केवी का विभवांतर द्वारा अपसरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंतिम चाल क्रम से वी और वीपी कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन है ए वी वीपी। इसका यही व्याख्या। विरामावस्था आरंभ करके इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 100 केवी त्वरित किया था। इलेक्ट्रॉन का अंतिम चाल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंतिम चाल वैलेंसी प्रोटॉन का अधिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान प्रोटॉनों से 1000 गुना कम है। अगला सवाल है, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। देखिए इस व्याख्या में क्या दिया हुआ है। परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों के कारण विभिन्न प्रकार के अनुमत यौगिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार के बंधों में आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, अंडर वाल्स बल भी सम्मिलित होते हैं। इन बंधों में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। परमाणु के नाभिक के टूटकर या नाभिक के जुड़ने के परिणाम स्वरूप द्रव्यमान में आने वाली कमी की ऊर्जा में बदलती रूप में निकलती है। यह ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य वस्तु की स्थिति ऊर्जा में संचित होता है। इसके अतिरिक्त इस पदार्थ के दहन में प्राप्त ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेब की भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा हस्तांतरण का सही अनुक्रम कौन है? देख लीजिए ऑप्शन सी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, भूमि में ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। पेड़ पर लगे हुए से भी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है तथा इसके बीच गुरुत्वीय स्थिति गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन वायु के घर्षण का कुछ ऊर्जा वायु में ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात सेब में भूमि पर गिरने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बल अपकेंद्रीय और संरक्षित है? ऑप्शन घर्षण बल, ऐसे बल जिसके अंतर किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है असंरक्षित बल कहलाते हैं, जबकि किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करे, पथ पर नहीं, तो उसे संरक्षित बल कहते हैं। केंद्रीय बल की क्रिया रेखा किसी स्थिर बिंदु या केंद्र में होकर गुजरती है। घर्षण बल एक असंरक्षित और अकेंद्रीय बल है। साइकिल कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी। बॉल बेयरिंग एक प्रकार का घूमने वाला अवयव है और रोलिंग एलिमेंट होता है जिसका किसी घूमने वाली वस्तु और घर्षण के असर पर कम करने तक उसके पहिए के धुरी के बीच संस्पर्श क्षेत्र को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि मशीनों का घर्षण का ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है, इसलिए यह सर्पिल घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में बदलता है। चूँकि लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पिल घर्षण बल से कम होता है तो यह घर्षण कम मशीनों इससे साइकिल तथा कारों की गति तेजी प्रदान होती है। अगला सवाल है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसका आंसर है गुरुत्व के चारों ओर सबसे प्रबल। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कौन किसी को बड़ी घटना नहीं होती? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल से हो जाता है। किसी तत्व के बारे में कैपिलरिटी या परिघटना जिसके कारण किसी नदी दूर ऊपर जाता है नीचे उतरता है। किसी द्रव और ठोस माध्यमों के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल है। किसी सीमा तक द्रव किसी नली चढ़ता उतरता है या किसी चीज़ पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली के द्रव का महत्व समानता जो द्रव के कांच में होता है वही किसी नली के ऊपर चढ़ जाता है
और जो द्रव के कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी नली पानी में डुबाई जाती है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, पानी की सतह किसी नली में धंसी हुई रहती है। इसके विपरीत जब किसी नली के पानी डुबाया जाता है तो किसी नली के पानी सतह के बर्तन में भरे हुए पानी से नीचे चली जाती है। किसी तत्व क्रिया आसंजन बल की भूमिका होती है, जिस तरल पृष्ठ तनाव जितना होगा उतना ही उठेगा। किसी तरह पृष्ठ तनाव के जल की अपेक्षा दाना किसी नदी ऊंचाई तक चढ़ता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री त्वरण प्रदान करता है। इसी त्वरण का कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अगला है, किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल फोर्स कहते हैं। किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछे हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वहाँ सरल रेखीय गति, पंख आवर्ती गति, तीसरा झूला वार्तुल गति, ऑप्शन ए सरल रेखीय गति। वाहनों की गति सरल रेखीय गति के उदाहरण जब वस्तुएं सरल रेखा से अनुदिश करती है, ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु की दूरी समान रहती है तो इस प्रकार गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी, सुई, कुम्हार, चाक आदि वर्तुल गति के उदाहरण है। ऐसा गति निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, इसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगने वाले सामान झूले, घड़ी में पेंडुलम, गिटार, ताल, ढोल आदि सब आवर्ती गति के उदाहरण है। निम्नलिखित में तो कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। 2, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल तीनों असंपर्क बल के उदाहरण है। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने का कार्य करता है। घर्षण और पेशीय बल संपर्क बल के उदाहरण। इन बलों को लगने वाले वस्तु से समय आवश्यक है, तब विकल्प बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते। गुरुत्वीय बल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय बल केवल पृथ्वी का गुण है। ऑप्शन 2 है, पृथ्वी सभी वस्तुओं के एक दूसरे को गुरुत्व बल लगाती है। गुरुत्वीय बल ही नदियों के बीच पानी की ओर बहता है। इसका ऑप्शन से 2 और 3 है। गुरुत्वीय बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं, वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो बड़ी हो दूसरे बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल के कारण नदियों में पानी की ओर बहता है। चलिए अगला सवाल है घर्षण के विषय में। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने में घर्षण में वृद्धि हो। अगला है तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण को कर्षण कहते हैं। सभी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसका राइट आंसर 4 है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दो पृष्ठ के बीच अनियमितता को अंतम बंधन के कारण घर्षण होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि घर्षण न हो तो हम पेन तथा पेंसिल नहीं लिख सकते। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर आग पकड़ती है। घर्षण से ऊष्मा को उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी तथा जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण की वृद्धि को अच्छी तरह पकड़ बना सके। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को संरेखक कहते हैं। जल तथा द्रव से इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं को घर्षण बल लगाते। तरलों द्वारा लगाए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को सर्पिल गति करती है तो उस पर सभी घर्षण लगता है। सभी घर्षण स्थैतिक घर्षण कम होता है। चलिए अगला सवाल लोटनिंग स्थैतिक तथा सर्पिल घर्षण के कारण बलों घटते क्रम में व्यवस्थित किया। ऑप्शन सी स्थैतिक सर्पिल लोटनिक। स्थिर सतह पर बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है तब पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता तो वो संपर्क
सतह के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सरफेस घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, उसकी गति प्रतिरोध लोटनी घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु की सतह पर सरकने की अपेक्षा लुढ़कना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी निश्चित बिंदु पर सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित किन किन रूपों में की जाती है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी विस्थापनों में की जाती है। एक वस्तु का समानुपाती वस्तु के वेग पर निर्भर है, जो कि बदल रहा है। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही वस्तु का विस्थापन कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। दूसरा ऑप्शन, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा भी व्यक्त करता है। प्रति इकाई समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, प्रति इकाई समय हुआ विस्थापन उसका वेग है। वेग वस्तु की चाल के साथ उसकी दिशा भी व्यक्त करता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल, किसी वस्तु का वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन उसका त्वरण होता है। दूसरा है कि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। एक और दोनों। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय उसके वेग में होने वाले परिवर्तन है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति का। यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर चलती है, उसका वेग एक समान घटता बढ़ता है तो वस्तु त्वरण के एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला सवाल क्या पूछा हुआ है? वस्तुओं द्वारा अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। सभी वस्तुओं का जरूरत समान होता है। ऑप्शन आंसर इसका बी, 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन प्रतिरोध करने के प्रकृति को जरूरत कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। कथन 2 सही। भारी वस्तुओं का जरूरत अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत के माप है। इसका ऐसा ही मतलब किलोग्राम केजी है। अगला सवाल है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है और इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु की वेग की होती है। तो दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही थी जो वस्तु के वेग की होती है। दो वस्तुओं के संवेग का वेग टकराने से पहले या टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण है? पहले, किसी मोटर की गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर आगे और चले जाना। ऑप्शन 2, किसी तीव्र गति से कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी से सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरी से बाहर निकलना। ऑप्शन 3 है, क्रिकेट खेल में कैच लपकने के क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों से धीरे धीरे पीछे खींचना। इसका ऑप्शन 3 है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कथन 1 और 2 में न्यूटन का प्रथम नियम पालन होता है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। कथन 3 में न्यूटन के द्वितीय गति नियम का पालन होता है। क्रिकेट खेल में क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ से पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम होती है। इससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ से कम पड़ता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित किन पुस्तकों का संबंध गैलीली से है? द लिटिल वैलेंस, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सनस्पॉट। ऑप्शन डी द राइट आंसर। 1 2 3 4। चलिए अगला सवाल क्या है। पृथ्वी पर गिरती हुई कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम अनुसार
पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित किससे की जा सकती है? इसका आंसर दिया है गति के द्वितीय नियम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गति के तीसरे नियम अनुसार वस्तु की पृथ्वी की आकर्षित करती है, लेकिन गति दूसरे नियम अनुसार किसी दिए हुए बल को, किसी त्वरण को द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः द्रव्यमान जितना होगा बल उतना हो लगेगा। पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए हम पृथ्वी की वस्तु की गति करते नहीं देखते। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे विश्व में कहीं हो। गुरुत्वाकर्षण बल एक छिन्न बल है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाना गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। ऑप्शन है राइट आंसर 1, 2 और 3। गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम खगोलीय, पार्थिव, बड़ी या छोटी सभी वस्तुओं पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक छिन्न बल है जब तक ले बहुत अधिक द्रव्यमान वाला पिंड का संबंध न हो। पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान भी कितना होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 9 × 8 मीटर प्रति स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। 6 × 4 × 10⁻6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या। इस तरह के सवाल पीसीएस में पूछे जाते हैं। देखिए इसी तरह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी तीर के एक सिरे के धनुष के तनी डोरी पर रखकर खींचने में उस ऊर्जा संचित यह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थानांतरित की ऊर्जा इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल वेग पर परिवर्तन कराने के अन्य कारक उपयोग में नहीं आती। धनुष की तनी डोरी को खींचने पर ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही ऊर्जा को डोरी छोड़ने पर तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा को योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला घर्षण बल के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी, यह अपने संपर्क क्षेत्र से स्वतंत्र होता है। यह दो सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह संपर्क बल विशिष्ट का अनुदेश होता है। घर्षण दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक घर्षण आसन मुख्य गति का विरोध करता है, जबकि गतिज घर्षण वास्तविक सापेक्ष गति का विरोध करता है। वे संपर्क पृष्ठों का स्वतंत्रता कथन एक सही है। अगला सवाल देखिए। दुर्बल नाभिकीय बल निम्नलिखित में चार मूलभूत बलों में से एक होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा द्रव्यमान से अधिक के बराबर होता है। एक नाव में इसलिए तैरती है क्योंकि घनत्व पानी की घनत्व तुलना कम होता है। आंसर है सी, एक और दोनों। न्यूटन का पहला गति नियम प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जबकि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था के परिवर्तन में विरोध करती है। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु की विराम अवस्था में रहने या समान वेग गतिशील रहने की प्रति जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है? गति के तीसरे नियम अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान और एक दिशा में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों गुणों के समानुपाती होता है। ऊंचाई बढ़ने पर पिंड के द्रव्यमान के साथ उसका भार भी घट जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन्हीं पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन्हीं के बीच व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण बल एक छिन्न बल है। जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान पिंड न हो तो पृथ्वी तल की ऊंचाई बढ़ने गुरुत्वीय बल कम होता है। पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों में परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों व विषुवत वृत्त पर घटता जाता है।
यदि किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, किसी पिंड का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान स्थान और भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर नहीं। न्यूटन के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? न्यूटन की गति पहले नियम जरूरत के नियमों में जाना जाता है। न्यूटन की तो भाई देख लिए। चले, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? इसका ये है, देखो गुरुत्वीय कोण कितना बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि बढ़ती हुई गति से जा रही ट्रेन बैठा एक व्यक्ति जो ट्रेन की गति से दिशा में बैठा है, गेंद के ऊपर उछलता है, तब गेंद पुनः हाथ में आ जाएगी, गेंद उसी व्यक्ति के पीछे होगी, गेंद उसी व्यक्ति के आगे गिरेगी, निर्धारित नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट, गेंद उसी व्यक्ति के पीछे गिरेगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इतनी बोली तो कौन सा रॉकेट प्रणोदन के आधार है? ये बहुत शानदार कमाल का सवाल पूछे हुए है यार। बी न्यूटन के तृतीय गति नियम, दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रॉकेट छोड़ा जाना न्यूटन के तृतीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घूर्णन करते हुए कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी बाम फैलाता है तो घूर्णन की गति घट जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। कि घूर्णन निहित है, इसका ऑप्शन सी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। चलिए अगला सवाल है कि दो वस्तुओं के टक्कर के दौरान इनमें से क्या होता है? टक्कर के प्रत्येक अवस्था में कुल रेखीय समय संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी टक्कर की कुछ प्रारंभिक अवस्था में कुल रेखीय समय संरक्षित रहता है, टक्कर की कुछ अंतिम अवस्था में कुछ रेखीय समय संरक्षित रहता है। ऑप्शन डी टक्कर की प्रत्येक अवस्था में कुछ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका राइट आंसर है ए, टक्कर के प्रत्येक अवस्था में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कुछ दूरी पर एक बंदर पेड़ पर बैठा है, शिकारी ने उस पर निशाना साधा। जब शिकारी ने गोली चलाई ठीक उसी समय बंदर नीचे गिरा, फिर गोली बंदर की जा लगी। पेड़ से नीचे गिरने के बाद बंदर की गोली लगने की घटना को समझाया जाता है। तो संबंधी घटना पर 6 बुद्धि द्वारा किया गया है। नहीं तो यार देखें ये क्वेश्चन देखो कीचड़ वाला है, बहुत लंबा चौड़ा पूछे हुए। ये क्वेश्चन देखो यार, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम होता है। पृथ्वी के ऊपर की ओर जाने वाली प्रवाही त्रिज्या बढ़ जाती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी के भीतर जाने वाली प्रवाही त्रिज्या घट जाती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति आगे बढ़ पृथ्वी के सभी बिंदुओं में गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। इसका राइट आंसर 1 और 2 है। पृथ्वी के भीतर जाने पर प्रभावी त्रिज्या कम होती है, साथ ही गुरुत्वीय त्वरण के लिए कार्य करने वाले द्रव्यमान भी कम होता है। इस द्रव्यमान की कमी में इतनी मात्रा में होती है कि परिणामी गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने से ध्रुवों के गुरुत्वीय त्वरण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा है थोड़ा लेकिन है कि डिब्बे का ढक्कन खोलने के लिए काम में आने वाली चम्मच या कैंची उत्तोलक रूप में कार्य करते हैं। इस आलोक आयास आलम्बन निश्चित दिशा में क्या होगा? ऑप्शन ए आयास भार एक दिशा में जबकि आलम्ब विपरीत दिशा में होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का आयास भार एक जबकि आलम्ब विपरीत की ओर होता है। कैंची और चम्मच इसके उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार आलम्ब आयास मध्य होता है, इसमें भार आलम्ब की दिशा जबकि आयास विपरीत दिशा में होता है। सरलता द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण है। तृतीय श्रेणी में आयास आलम्ब भार के मध्य होता है, इसमें आलम्ब के आयास दिशा जबकि भार के विपरीत दिशा में होता है। मछली पकड़ने के लिए बंसी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण है। एक पृष्ठ तनाव को लेकर क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। चलिए, द्रव में विद्युत धारा प्रभावित करने पर इसका पृष्ठ तनाव घटता है। क्रांति ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। इसका राइट आंसर 2 और 3 है। द्रव में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसका पृष्ठ तनाव घटता है, क्रांति तो शून्य हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, न कि बढ़ता है। क्रांति के ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, जबकि द्रव को विद्युत धारा प्रभावित होती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है।
चलिए इस अगला क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा है कांच के पात्र जिसमें वो रखा जाता है दीवार गीला नहीं करता? ऑप्शन सी इज पारा। अगला सवाल, वायु के शक्ति पिंडों में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा प्रवृत्त होता है? ऑप्शन गतिज ऊर्जा। वायु की गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित हो। वायु गतिज ऊर्जा पवन चक्कियों यांत्रिक ऊर्जा प्रसार जनित माध्यम से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। देखिए सायंता द्रव्यों में भौतिक लक्षण है, द्रव्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध का मापन है बढ़ता है तो 2 और 3 हैं। तो सायंता तरल पदार्थ या आणविक गुण धर्म में जो अंतर आणविक आकर्षण पर निर्भर है। यह तरल पदार्थ के प्रतिरोध का माप है। तरल पदार्थ द्रव के रूप में होते हैं। गैसीय रूप में तापमान बढ़ने से द्रव का अंतर आणविक आकर्षण कम होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सायंता कम हो जाता है, लेकिन गैसों का तापमान बढ़ने से सायंता बढ़ जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु द्रव अंशतः पूर्णतः डूबी हुई तो विस्थापित द्रव का भार बराबर परागण करती है। विस्थापित द्रव बराबर होता है किलोमीटरों का होता है। 1 2 3 4 हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, यूरोमीटर एंड हाइड्रोजन हमारा गुब्बारा हो ऊपर की जा रहा है। देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन। अच्छा, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए एक नया क्वेश्चन देते हैं, इनमें कौन सा कथन सही है? स्थैतिक घर्षण सामान्यतः गति घर्षण से अधिक होता है, जबकि घर्षण स्पर्शी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्थैतिक घर्षण दो या अधिक ऐसे ठोस वस्तुओं के बीच घर्षण होता है जो एक दूसरे को सापेक्ष गति न कर रही हो। गति घर्षण तब होता है जब वस्तुओं को एक दूसरे से सापेक्ष गति कर रही हो करती है। घर्षण सापेक्ष छूत से मुक्त होता है। इलेक्ट्रोमीटर काम करता है दूध और पानी के रंग सिद्धांत पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। तापांतर के सिद्धांत पर जो दूध और पानी के घनत्व के कारण होता है, ये तो सभी जानते होंगे। डिटर्जेंट साबुन रंगाई पदार्थ जैसे अदरक एजेंट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? इसका आंसर है ये, मिलाए जाने पर स्पर्श कोण बढ़ा देते हैं ताकि वो अंदर धंस कर मैल को बाहर निकाल सके। सुपर अर्थ के क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है गैर गैसोरीय ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर अधिक हो परंतु विशालकाय और जिसको अणु कम। पृथ्वी के द्रव्यमान से 15 गुना तक ग्रहों को सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सुपर अर्थ सब केवल द्रव्यमान को सम्मिलित करता है, इसलिए स्थिति ऊर्जा का अवसाद कुछ नहीं करता। लेकिन जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म की तीव्र गति से वायु दाब कम हो जाती है, प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक वस्तु को दाब अंतर गाड़ी और धक्का लगता है। इसका राइट आंसर बर्नौली प्रमेय है। इससे चलिए इसका देखते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त अनुप्रयोगों संबंध बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जब कोई असंप्रिय और अशांत द्रव किसी की धारकीय प्रभाव में बहता है और मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन पर एकांकी द्रव्यमान ऊर्जा संयत रहती है। प्रमेय गैसों के प्रभाव के लिए सही है। यह प्रमेय के स्पर्श द्रव के रूप में दाब बढ़ता है, उसका वेग कम हो जाता है। यदि वेग बढ़ता है तो दाब कम हो जाती है। तो ऊर्जा न बर्नौली प्रमेय का प्रयोग अच्छा है बर्नौली वाला। अगला सवाल, जब कोई व्यक्ति पीठ पर भारी बोझ उठाता है तो आगे को झुकता है क्योंकि उसकी गुरुत्व केंद्र से जाने की ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है। देखिए इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है। पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे अपनी बोझ को लेकर चलने वाला मनुष्य आगे और झुक जाता है, इसी प्रकार आधार बढ़ जाता है। उसके गुरुत्व केंद्र पर जाने में ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के आधार से होकर जाती है, यही उस संतुलन बल बनाए रखता है। ऐसे ही कुछ सवाल और है कि इस तरह का सवाल निम्न कौन सा कथन सही किस वस्तु का परिवर्तन उसकी वजह समान होती है? देखिए मिथ्याभार पृथ्वी पर चलते परिमाण होती है, जिससे इसका राइट आंसर है
ये 3 वस्तु के वेग में परिवर्तन होने पर गति का उत्पन्न अनिवार्य नहीं है। यदि पेन में परिवर्तन टीका क्रमांकन होती है, एक स्थिर जल में तेल छिड़क किया जाता है। इसका राइट आंसर एक पृष्ठ तनाव से होता है। पृष्ठ तनाव से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। भूस्थिर उपग्रह निम्न क्या है? पृथ्वी के समान कोणीय वेग। ये ध्रुव पर 10 ग्राम सोना खरीदते थे। यदि भूमध्य रेखा सोने की तोलता है तो ये बहुत कमाल का सोने का मामूली रूप से कम होगा। इस तरह का सवाल है, हालांकि पीडीएफ ही गड़बड़ बन गया है। चलिए, इसी तरह के सवाल पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा।